नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी मशीनों में ब्रश क्या होते हैं, ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, किस ब्रश का उपयोग कहाँ किया जाता है, कितनी क्षमता के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, मशीन के आधार पर क्षमता के आधार पर कौन सा ब्रश किस मशीन में प्रयोग किया जाता है, ब्रश की चौड़ाई क्या होती है, ब्रश की आकृति क्या होती है, धारावहन क्षमता क्या होती है, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ब्रश संपर्क प्रतिरोध क्या होता है और ब्रश पर स्प्रिंग का दबाव कितना होता है। इन सभी के बारे में आज अच्छी तरह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में डीसी जनरेटर का चैप्टर चल रहा है। डीसी जनरेटर के चैप्टर में मेन पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी मशीन के मुख्य भागों का वर्गीकरण चल रहा है, जिसमें आज के इस डीसी जनरेटर के पार्ट नंबर 5 में ब्रश पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रश की इन सभी बातों को अच्छी तरह पढ़ने, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, ताकि आपके मन में ब्रश के प्रति या ब्रश से संबंधित किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज उत्पन्न नहीं हो। और दोस्तों, संपूर्ण बातें बताऊंगा आपको कि आप जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम का पेपर खोल के देखोगे तो ब्रश से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, ताकि आप भविष्य में ऐसा सोच ही नहीं सको कि ब्रश के प्रति ऐसा कोई क्वेश्चन है या ब्रश का ये क्वेश्चन अपने को आता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उन सभी बातों को, सभी कंफ्यूज को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में ब्रश के संपूर्ण बातें पढ़ ही लेते हैं आज। तो अब देखते हैं ब्रश क्या होता है। ब्रश किसे कहते हैं? देखो, आप लोगों ने पढ़ा था डीसी जनरेटर में आर्मेचर पढ़ लिया, आर्मेचर के बाद कम्यूटेटर पढ़ लिया, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, आर्मेचर का कार्य क्या होता है, आर्मेचर के वाइंडिंग के संयोजन कहाँ होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होते हैं। उनके बाद में आता है कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये आर्मेचर है, यहाँ एक पोल एन ये है और ये एस पोल ये है, दो पोल यहाँ पे। जब आर्मेचर इन दोनों पोलों के बीच में घूमेगा, इन दोनों पोलों के बीच में घूमेगा तो फैराडे के नियम अनुसार आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होगा। फिर वो आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन कहाँ होंगे? ये होंगे कम्यूटेटर राइजर पर होंगे। फिर कम्यूटेटर राइजर पर कम्यूटेटर सेगमेंट में क्या होगा? आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ कम्यूटेटर के सेगमेंट तक आएगा। तो कम्यूटेटर ने क्या किया? उस आर्मेचर में उत्पन्न हुआ ईएमएफ अपने अंदर यहां एकत्रित कर लिया, अपने अंदर यहां संग्रह कर लिया। फिर क्या करेंगे? यहां पे लगाएंगे कार्बन ब्रश। तो सबसे बड़ी बात आती है कार्बन ब्रश कहां पर स्थापित होते हैं डीसी मशीन में। तो एक तो बात आ गई, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर स्थापित होते हैं। एक तो ये याद रख लेना बात, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर स्थापित होते हैं, कम से कम 2 कार्बन ब्रश। ठीक है, तो अब कहोगे कि कार्बन ब्रश का कार्य क्या हुआ। अपन कार्बन ब्रश के बारे में पढ़े तो कार्बन ब्रश या फिर ब्रश की बात करें, क्योंकि लगभग ब्रश कार्बन के ही होते हैं, इसलिए मैं कार्बन ब्रश का नाम ले रहा हूं। बाकी आपको ब्रश के प्रकार पढ़ाऊंगा कितने होते हैं। तो कार्बन ब्रश का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि लगभग ब्रश कार्बन के ही होते हैं। क्यों होते हैं, उनकी विशेषता पढ़ाएंगे। तो ब्रश का काम हो गया कि कम्यूटेटर से ब्रश का कार्य, कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित कर धारा को एकत्रित करके बाहरी परिपथ को प्रदान करना, बाहरी परिपथ को प्रदान करना। ये कहां होता है? ये ओनली सिर्फ डीसी जनरेटर में होता है। तो डीसी मशीन में क्या होता है? डीसी मशीन में होता है कि कार्बन ब्रश ईएमएफ किसको देगा? धारा किसको देगा? कम्यूटेटर को। और कम्यूटेटर क्या करेगा? आर्मेचर को देगा। इसका मतलब कि डीसी मशीन पे धारा को आदान प्रदान करने के लिए डीसी मशीन में दोस्तों आपको 2 मिलेंगे, आपको डीसी जनरेटर मिलेगा और डीसी मशीन मिलेगी, डीसी मोटर मिलेगी। तो डीसी मशीनों की बात करें तो आता है कि कार्बन ब्रश डीसी मशीन में धारा आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर होगी तो धारा को देगा और डीसी जनरेटर होगी तो धारा को बाहर लेगा। तो डीसी मशीनों में धारा को आदान प्रदान करने के लिए मशीन में धारा को आदान प्रदान करने के लिए ये होता है डीसी मशीन में। ठीक है, डीसी मशीन में ये ब्रश का कार्य होता है। और कम से कम कितने ब्रश? कम से कम 2 ब्रश होंगे। अब आमतौर पर देखा जाए दोस्तों, लगभग कार्बन की ब्रश प्रयोग करते हैं। अब बोलते कि कार्बन ब्रश की आकृति, ब्रश की आकृति क्या होती है? देखो, आकृति की बात करें, आकृति इसका आयताकार होती है,
ऐसी होगी इसकी आकृति। आकृति कैसे होगी? आयताकार होगी। ये पिगटेल होगा, ये पढ़ाएंगे पिगटेल क्या होता है, किसका बना होता है। आकृति कैसे होगी? आयताकार होगी। अब ब्रुश देखो, ये कम्यूटेटर लगा रखा है, कम्यूटेटर के ऊपर ब्रुश आके टिकेंगे। जैसे ये ब्रुश लगा दिया यहाँ पे, ये, और यहाँ से बाहर ले लिया, और दूसरी साइड में ब्रुश लगाएंगे, यहाँ से इसको बाहर ले लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि ब्रुश कम्यूटेटर के सेगमेंट के ऊपर होता है, तो कितनी ब्रुश की चौड़ाई होती है, वो चौड़ाई पढ़ेंगे, मोटाई पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आयताकार होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि आयताकार होने के बाद यदि ब्रुश की यदि साइज देखी जाए, ठीक है ना, ब्रुश की साइज देखी जाए, तो ब्रुश की साइज वैसे देखा जाए तो दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट की बात करें, मोटाई की बात करें, देखो ये आयताकार है, मोटाई की बात करें तो कार्बन ब्रुश हो, चाहे ग्रेफाइट का ब्रुश हो, चाहे कॉपर का ब्रुश हो, एक ब्रुश कम से कम 2 कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है, एक साथ 2 कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है। तो कहने की बात आ गई कि ब्रुश कम्यूटेटर सेगमेंट के एक कम्यूटेटर सेगमेंट की जितनी चौड़ाई रहेगी, ठीक है ना, एक कम्यूटेटर सेगमेंट की जितनी चौड़ाई रहेगी उसके 2 या 3 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो ये तो होगी ब्रुश की चौड़ाई। कितनी? कि ब्रुश की चौड़ाई की बात करिए आकृति, और ये चौड़ाई कितनी रखें, तो कम्यूटेटर सेगमेंट मतलब कि खंड की चौड़ाई का 2 से 3 गुना, याद रखना 2 से 3 गुना अधिक होती है। बस ये देखें कि मान लीजिए कि इसकी एक कम्यूटेटर सेगमेंट ये है, इसकी एक कम्यूटेटर सेगमेंट की मान लीजिए की चौड़ाई 2 mm मोटी है, तो फिर ब्रुश की चौड़ाई कितनी रखेंगे? ब्रुश की चौड़ाई या तो 4 या फिर 6, कि 2 से 3 गुना। यदि छोटी मशीन होगी तो 4 गुना लिख लेंगे, बड़ी मशीन तो 6 गुना, तो 6 गुना में 6 mm के करीब हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो ये कहने की बात आ गई कि ब्रुश की चौड़ाई कितने रखेंगे? कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई के 2 से 3 गुना अधिक रखी जाती है। एक ही बात होगी। अब देखो कभी कभार आता है कि ब्रुश कौन सा भाग है, ब्रुश स्थिर रहता है। आप लोगों ने देखा ब्रुश कहाँ लगते हैं? ब्रुश होल्डर में लगे होते हैं। फिर ब्रुश होल्डर कहाँ लगा होता है? ब्रुश रोकर आर्म में होता है। और ब्रुश रोकर आर्म क्या होता है? मशीन की बॉडी के साथ, ठीक है, मशीन की बॉडी के साथ नट बोल्ट से टाइट होता है। तो सबसे पहले बॉडी के साथ क्या टच हुआ? ब्रुश रोकर आर्म, उसमें ब्रुश होल्डर, और ब्रुश होल्डर में ब्रुश, ठीक है। तो अब बात आ गई ब्रुश होल्डर में ब्रुश होता है तो ब्रुश एक स्थिर भाग हो गया और कम्यूटेटर एक घूमने वाला भाग है। याद रखना कम्यूटेटर एक घूमने वाला भाग है। तो कम्यूटेटर और ब्रुश दोनों घूमेंगे तो घर्षण होगा आपस में, क्योंकि ये कम्यूटेटर के ऊपर टिका हुआ होता है और जो कम्यूटेटर घूमता है, दोनों में घर्षण होता है। जैसे ये है, मैं आपको कहता हूं, ये मान लीजिए कि कम्यूटेटर है, यहाँ ब्रुश रखा है और ये घूमेगा, तो दोनों में क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण होगा तो ब्रुश घिसेगा। तो कितना घिसने के बाद, प्रश्न काफी बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रुश कितना घिसने के बाद या कितना बच जाने के बाद बदल देना चाहिए। सबसे मोटी प्रॉब्लम आती है कि कितना घिसे, ब्रुश को कब बदलें, ठीक है ना, कि कब बदलें कि मशीन में हानि का मान कम से कम हो, मशीन में स्पार्किंग ना हो, मशीन में आग नहीं लगे और मशीन आराम से काम करती रहे, मशीन में धारा वहन क्षमता भी आराम से चलती रहे। तो ब्रुश को कब बदले? ब्रुश को बदलो ये, जैसे ब्रुश की मैं आपको मोटाई बताऊंगा आपको, देखो ये है, गौर से देखो, मान लीजिए कि ब्रुश है, इस ब्रुश की 3 जो चौड़ाई है वो 3 भागों में बांट दो, 1 2, मान लीजिए कि बराबर बराबर 3 भागों में बांट दिया आप लोगों ने, तो ये होता होगी मूल लंबाई ब्रुश की। गौर से देखना, ये होगी मूल लंबाई। मूल लंबाई माना कि कितनी भी है मूल लंबाई ये ब्रुश की है, उसको 3 भागों में बांट दिया। फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे ब्रुश घसेगा, ठीक है, ब्रुश घसेगा ऊपर से, देखो ये जैसे यहाँ से ये कम्यूटेटर पर टिका है, ब्रुश घसेगा तो क्या बचेगा? जैसे मान लीजिए कि ऊपर का ब्रुश घस गया और ये आ गया 2 और 3, मान लीजिए कि एक भाग ऊपर से घिस गया, धीरे धीरे चलाएंगे ये टिकेगा, उसके ऊपर एक भाग घिस गया, तो फिर क्या बच गया? ये बच गया 2/3 भाग। ये पूरी मूल लंबाई, ये बच गया 2/3 भाग। फिर भी ब्रुश धीरे धीरे घिसता जा रहा है, तो क्या होगा? एक पार्ट और घिस गया, ये 3 भाग, तो एक पार्ट ये घिस गया, 3 भागों में बांटा था, एक भाग ये घिस गया, एक भाग ये घिस गया, अब बच गया एक भाग। तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कि पिगटेल है यहाँ पे, इसकी लीड है, ब्रुश लीड है, तो लीड से कितना बच गया? 1/3 भाग। तो ब्रुश को कब बदलना चाहिए? ब्रुश का इतना भाग जब बचता है तो ब्रुश को बदल देना चाहिए, ठीक है। तो ब्रुश को कब बदलना चाहिए? देखो यहां से ब्रुश की बात करें, ब्रुश बदलना चाहिए मूल लंबाई का 2/3 भाग। ये तो घसेगा, ये बचेगा तो 2/3 भाग घिस जाएगी, 2/3 भाग घिस जाएगा, तो इतना बचेगा। मूल लंबाई का 2/3 भाग, अर्थात
1/3 भाग 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग घिस जाने पर, 2/3 भाग घिस जाने पर ब्रुश को बदल देना चाहिए। तो फिर दूसरी बात ये कह सकते, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि 1/3 भाग बचने पर बात बराबरी आती है, चाहे 2/3 भाग घिस जाने पर या 1/3 भाग, 1/3 भाग बच जाने पर, किसका, मूल लंबाई का बच जाने पर ब्रुश को बदलना चाहिए, ये हिदायत दी जाती है। अन्यथा इससे कम होगा तो स्पार्किंग अधिक होगी, ब्रुश में आग, मतलब कि अपने मशीन में आग लगने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। ये तो थी दोस्तों आपके ब्रुश की छोटी छोटी बातें कि ब्रुश की चौड़ाई क्या रहेगी, साइज क्या रहेगी, आकृति कैसे रहेगी, ब्रुश को कब बदलना चाहिए। कि जब कार्बन कम्यूटेटर घूमता है उसके ऊपर ब्रुश टिका होता है तो ब्रुश का दबाव क्या होता है वो देखेंगे। उससे पहले देखें कि ब्रुश घिसेगा तो ब्रुश का घर्षण गुणांक क्या होता है। अब घर्षण गुणांक क्या होता है, देखो गुणांक जहां लगता है, मैंने आपको बताया कि गुणांक की फैक्टर अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी में जहां भी लगेगा आपको कि गुणांक लग गया, फैक्टर लग गया, उसकी कोई इकाई नहीं होती है, ओनली सिर्फ उसका मान होता है। जैसे अपने पास अगर रूप गुणांक क्या होता है, गुणों या गुणांक, फैक्टर होता है, वो फैक्टर मतलब अनुपात होता है। तो ये किसका अनुपात होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो छोटी सी बात, आप देखो कि ब्रुश घर्षण गुणांक क्या होता है और ब्रुश घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। अर्थात ब्रुश कब घिसेगा, ब्रुश घिसने के कारण क्या होंगे, अधिक कब घिसेगा, कब कब घिसेगा, वो देख लेते हैं। देखो जैसे आप लोगों ने देखा कि ये कम्यूटेटर ले लिया, ये कम्यूटेटर और कम्यूटेटर की ये सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट लगा दिए, ये आर्मेचर है और ये लगा दिए, ये ले लिया आपने, ये क्या ले लिया, ये है कम्यूटेटर, यही कम्यूटेटर है, ये सेगमेंट आपको दिखा रही है, ये सेगमेंट है, यही कम्यूटेटर है। अब कम्यूटेटर पे क्या लगाएंगे, कार्बन ब्रुश लगाएंगे। देखो गौर से देखना, कम्यूटेटर पर मान लीजिए कि आप लोगों ने कार्बन ब्रुश लगाया, ये लगाया, और एक कार्बन ब्रुश इधर लगाया, कार्बन ब्रुश लगा दिया आप लोगों ने। ये लगा दिए ब्रुश और ये ब्रुश लीड, ये ब्रुश लीड है। अब देखो बात, यहां से आप लोगों ने ब्रुश कहां रखा, ब्रुश रखा कम्यूटेटर के ऊपर। अब कम्यूटेटर घूमेगा, ब्रुश रहेगा स्थिर, ब्रुश स्थिर रहेगा तो इन दोनों के, एक तो ये दबाव कि ब्रुश पे दबाव कितना है, एक तो लिखेंगे कि ब्रुश घर्षण गुणांक तल पर रखे बल, तल पर रखा, ब्रुश के कम्यूटेटर के तल पर ब्रुश रखा है तो तल पर रखा बल कितना लगा, और इसको चलाने वाला बल जो वांछित बल है कि इसको कितने दबाव के साथ चलाएंगे, एक तो वो और एक इसके ऊपर दो जो बल इसको चाहिए वो बल, दोनों का अनुपात हो। तो लिख सकते हैं कि ब्रुश घर्षण गुणांक, ब्रुश घिसेगा, कितना घिसेगा, कितना घिस जाने के बाद आपको मैंने बता दिया। अब घिसने का गुणांक क्या रहेगा, न्यूनतम क्या रहेगा, अधिकतम क्या रहेगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से रहेंगे। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है ब्रुश घर्षण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, इसको क्या कहते हैं। देखो ब्रुश घर्षण गुणांक होता है, ब्रुश घर्षण गुणांक तल पर रखे वाले, तल पर किसके ऊपर, कम्यूटेटर तल पर रखने वाले बल, कम्यूटेटर तल पर रखे बल और उसको चलाने वाला बल, ये चलाएगा वो बल कि कितने दबाव के साथ इसको चलाएंगे वो बल, और कितने दबाव के साथ इसके ऊपर रखा है, दोनों का अनुपात होता है। तो लिख सकते हैं कि ब्रुश घर्षण गुणांक तल पर रखे बल और उसको चलाने के लिए वांछित बल का अनुपात होता है ब्रुश घर्षण गुणांक। अब उसका अनुपात कितना होना चाहिए, यही परीक्षा में आता है कि ब्रुश घर्षण गुणांक का मान कितना होना चाहिए। वैसे तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि गुणांक का फैक्टर है, दो बलों का अनुपात है। अब बातें की बात, ब्रुश घर्षण गुणांक को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये देखो कौन कौन से कारक है। अब कारक ये घिसेगा कब, जल्दी कब घिसेगा, एक बात, ब्रुश कब जल्दी खराब होगा वो बात, इसको घर्षण गुणांक के कारण है कि कितना बल है, वो बल आपने लगा दिया फिर भी ब्रुश जल्दी घिस रहा है तो क्या लिखेंगे। देखो ब्रुश घर्षण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखा देता हूं मैं, ब्रुश घर्षण गुणांक, इसकी परिभाषा लिखा दी आपको, ब्रुश घर्षण गुणांक तल पर रखे बल और इसको चलाने वाले वांछित बल का अनुपात ब्रुश घर्षण गुणांक होता है। और ये होता है ब्रुश घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक ब्रुश घिसेगा उसका गुणांक है, कब घिसेगा, कितना घिसेगा, ये है ब्रुश घर्षण गुणांक को प्रभावित करने वाले
कारक, मैं आपको प्रभावित करने वाला कारक बताता हूं, एक एक करके लिखना। देखो सबसे पहले बात है कि ब्रुश पर तापमान कितना होता है। ब्रुश का घर्षण होता है, जहां घर्षण होता है वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है तो एक बार ये भी कम्यूटेटर गर्म होगा और साथ में ब्रुश भी गर्म होगा। ब्रुश गर्म होगा तो लिख सकते हैं ब्रुश का ताप इसको प्रभावित करता है। एक बात, ब्रुश का ताप इसको प्रभावित करता है। ब्रुश पर दाब कितना लगा रखा है, ब्रुश का दाब, दाब कैसे लगाएंगे, ये ब्रुश होल्डर में स्प्रिंग होगी, उसी स्प्रिंग से दबाव लगाएंगे। कितना दबाव लगाएंगे, ये प्रत्येक ब्रुश का अलग अलग होता है। ग्रेफाइट का अलग होता है, कार्बन ब्रुश का अलग होता है, मेटल ग्रेफाइट का अलग होता है, इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का अलग होता है। तो दो कारक हो गए, एक तो इसका तापमान कितना गर्म हुआ, लिख लो इसको प्रभावित करने वाले, एक तो ब्रुश का ताप, दूसरा ब्रुश पर दाब, तीसरा ब्रुश की धारा, ठीक है ना। और चौथा आता है कि वायुमंडल की प्रकृति कैसी है। यदि मौसम में नमी है, मौसम ठंडा है तो ब्रुश घर्षण गुणांक कम होगा, यदि अधिक है तो अधिक होगा। तो वायुमंडल की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो चौथा कारक कौन सा आएगा, पहला कारक इसका तापमान, दूसरा कारक इसका दाब, तीसरा कारक ब्रुश में धारा और चौथा कारक वायुमंडल की स्थिति कि वायुमंडल आपका एनवायरमेंट कैसा है, और एक चौथा कारक यांत्रिक स्थिति कि आपने इसको सही फिट किया कि नहीं किया, ठीक है ना। टेढ़ा मेढ़ा है तो ब्रुश घर्षण गुणांक अधिक होगा, यदि सही समतल टेक रखा आपने इसके ऊपर समतल तरीके से प्रॉपर तरीके से लगा रखा तो ब्रुश घर्षण गुणांक कम होगा। तो एक चौथा कारक आएगा इसकी यांत्रिक स्थिति कि आपने ब्रुश की स्थिति कैसी रखी है, ठीक है। और पांचवा आ गया कम्यूटेटर सेगमेंट की सतह कैसी है। कम्यूटेटर सेगमेंट की सतह चिकनी है या खुरदरी है, तो खुरदरी होगी तो ब्रुश घर्षण गुणांक अधिक होगा, और चिकनी है मतलब कि स्मूथ है तो कम होगा। ये तो थी इसको ब्रुश घर्षण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि ब्रुश घर्षण गुणांक का मान कितना होना चाहिए, वो लिख लो आप। ब्रुश घर्षण गुणांक का मान दो मान होंगे, एक तो होगा निम्न मान और एक लघु, एक तो लो होगा कि कम से कम कितना होना चाहिए, और एक हाई होगा कि अधिकतम कितना होना चाहिए। तो ये हो गया निम्न और ये हो गया अधिकतम या उच्च, एक ही बात है, या उच्च कर दो। उच्च घर्षण गुणांक कितना होता है। दो बातें परीक्षा में काफी बार पूछी जाती हैं कि इनका मान कितना होना चाहिए। मैं आपको वैसे देखा जाए तो सबका अलग अलग होता है। मैं आपको कई मतलब 4 प्रकार के ब्रुश पढ़ाऊंगा, सबका अलग अलग होता है, लेकिन होना कितना चाहिए, ठीक है ना। और किस लघु गुणक जो गुणांक है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको बताऊं ब्रुश घर्षण गुणांक का मान निम्न तो होता है 0.22, याद रखना बात, और यदि उच्च की बात करें तो 0.40 होता है। अब किसको प्राथमिकता अधिक दी जाती है, ये लिख लो, नोट लगा के लिखो कि ये नोट लगा के लिखो कि निम्न घर्षण गुणांक को प्राथमिकता अधिक दी जाती है। निम्न घर्षण गुणांक को प्राथमिकता, ये वरीयता दी जाती है, अधिक दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है कि निम्न घर्षण गुणांक होना चाहिए। यदि आवश्यकता से अधिक घर्षण गुणांक हो गया तो क्या हो गया, गौर से देखना, आवश्यकता से अधिक घर्षण गुणांक हो गया तो क्या हो गया, मतलब कि ब्रुश टूट सकते हैं। काफी बार परीक्षा में कि आवश्यकता से अधिक ब्रुश घर्षण गुणांक होने से क्या होगा, ब्रुश टूट सकते हैं। घिसे तो गाई लेकिन टूट सकते हैं, इसलिए निम्न घर्षण गुणांक होना चाहिए कि ब्रुश आसानी से चले। अधिक घर्षण यदि गुणांक होगा तो टूट भी जाएंगे, और वहां यदि टूटे नहीं गए तो ब्रुश जल्दी घिसेगा और स्पार्किंग अधिक हो जाएगी, कम्यूटेटर खराब हो जाएगा। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये तो थी बात इसकी। अब देखो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध की बात करें तो पढ़ते हैं कि ब्रुश संपर्क प्रतिरोध क्या होता है। ब्रुश संपर्क प्रतिरोध का मतलब कि जब ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है, यहां लगा रखा है, कम्यूटेटर घूमेगा तो ब्रुश क्या होगा, ब्रुश कम्यूटेटर के ऊपर टिका हुआ होगा, ठीक है। तो ब्रुश कम्यूटेटर पर टिकेगा तो इन दोनों के बीच का प्रतिरोध होगा। लिख सकते हैं कि ब्रुश जब कम्यूटेटर से संपर्क करता है तो इन दोनों के बीच कनेक्शन तो पूरा है नहीं कि आपने कोई वेल्ड करके कनेक्शन कर दिया, कोई आपने लगा दिया, वेल्डिंग कर दी, या आपने सोल्डरिंग कर दी, वो तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तो मूवमेंट पार्ट है, घूमने वाला भाग है और ये स्थिर भाग है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, संपर्क होगा। संपर्क होगा तो यहाँ पे प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा कि प्रतिरोध का मान किस पर डिपेंड करता है। सबसे मोटी बात आती है कि ब्रुश संपर्क प्रतिरोध, क्योंकि ये इसके साथ संपर्क करेगा तो बीच में गैप होगा, हवा का गैप होगा, तो कितना तो गैप होना चाहिए, एयर गैप मतलब वायु अंतराल कितना होना चाहिए। दूसरी बात, उस प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। देखो इसका अलग प्रतिरोध होगा, इसका अलग प्रतिरोध होगा, लेकिन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस जो अलग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, ब्रुश संपर्क प्रतिरोध।
ब्रुश संपर्क प्रतिरोध काफी मायने रखता है। मैं आपको सबके बताऊंगा, 4 प्रकार के ब्रुश पढ़ाऊंगा आपको, टाइप्स ऑफ ब्रुश के अंदर वो पढ़ाऊंगा आपको। ब्रुश कॉन्टैक्ट, ब्रुश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ये देखो आप, ब्रुश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में क्या होगा, देखो गौर से देखो। ब्रुश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ये होता है कि इन दोनों के बीच का प्रतिरोध कितना होगा, किस किस का, ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको कहते हैं ब्रुश संपर्क प्रतिरोध। क्या लिखेंगे कि कम्यूटेटर और ब्रुश के बीच का प्रतिरोध ब्रुश संपर्क प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना, कम्यूटेटर और ब्रुश के बीच का प्रतिरोध लिख लो, कम्यूटेटर और ब्रुश के बीच का प्रतिरोध, जहां संपर्क होता है बीच का प्रतिरोध ब्रुश संपर्क प्रतिरोध कहलाता है। अब किस पर डिपेंड करता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको बताया ये ले लिया कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर ले लिया। अब कम्यूटेटर पर क्या रखेंगे, ब्रुश रखेंगे। अब ब्रुश रखेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, गैप होगा। देखो यहां मैं बताता हूं आपको, ये लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एयर गैप है, वायु अंतराल। ठीक है, अब ब्रुश क्या होता है, ब्रुश स्प्रिंग के द्वारा इसके ऊपर ऊपर ये होती है, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग से इसके ऊपर दबाव होता है। स्प्रिंग कहाँ लगी होती है, वो ब्रुश होल्डर में होती है। ब्रुश होल्डर क्या होता है, ब्रुश रोकर आर्म में होता है, जिसको गियर बॉक्स बोलते हैं, गियर बॉक्स में होता है, और वो बॉडी के साथ टच होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, गियर बॉक्स आएगा, ब्रुश रोकर आर्म आएगी, फिर उसके अंदर ब्रुश होल्डर आएगा, ब्रुश होल्डर के अंदर ब्रुश टिका होगा। अब बात आती है, देखो ये इन दोनों के बीच में एयर गैप होगा, तो एयर गैप का मान जितना बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध बढ़ेगा। एयर गैप का मान जितना कम होगा तो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध का मान कम होगा। तो कितना तो होगा, एक तो बात आती है कि ब्रुश से इन दोनों के बीच में एयर गैप का मान कितना होना चाहिए, छोटी मशीनों में कितना होगा, बड़ी मशीनों में कितना होगा। और दूसरा, ब्रुश संपर्क प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे बड़ी बात आती है ब्रुश संपर्क प्रतिरोध ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच एयर गैप पर निर्भर करता है। याद रखना, काफी बार परीक्षा में आता है कि ब्रुश संपर्क प्रतिरोध का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच वायु अंतराल पर निर्भर करता है। एक बात ये लिख लेना, ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच वायु अंतराल पर निर्भर करता है। वायु अंतराल का मान कम कब होगा, जो ऊपर से दबाव आएगा तब कम होगा। अधिक कब होगा, जो स्प्रिंग का दबाव कम हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसका मान ब्रुश संपर्क प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब, मतलब ब्रुश संपर्क प्रतिरोध कब बढ़ेगा, देखो वायु अंतराल जब बढ़ेगा, वायु अंतराल मतलब एयर गैप, एयर गैप बढ़ेगा तो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध बढ़ेगा। और ये कब घटेगा, देखो ये घटेगा जब वायु अंतराल घटेगा। ये दो बातें आ गई। तो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ब्रुश संपर्क प्रतिरोध वायु अंतराल पर निर्भर करता है, एयर गैप पर। किसका एयर गैप, ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच का एयर गैप। और ब्रुश आपको बताया मैंने आयताकार, इसकी साइज कैसी होती है, आयताकार, यहां से गोलाई होती है थोड़ी सी, ये आयताकार होता है ब्रुश ऐसे। मैंने आपको बताया ब्रुश कैसा होता है, आयताकार होता है, ऐसा देखो ये यहां से थोड़ी गोलाई होती है और आयताकार ब्रुश होता है यहां से। ये हो गया ब्रुश। और यहां ब्रुश के पीछे क्या होता है, पिगटेल होता है। आपको बताऊंगा ये क्या है, ये क्या है, ये पिगटेल, मतलब कि ब्रुश लीड। ये यहां से ये कहां होता है, ये कम्यूटेटर पर, ये होता है आप, ये कम्यूटेटर होता है। यहां से कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं, यहाँ से सेगमेंट पे टिका होता है। तो एक ब्रुश कितने कम्यूटेटर सेगमेंट को छूता है, एक या दो या तीन को, इतनी कुछ होता है, दो कम्यूटेटर सेगमेंट को। तो ये तो हो गया ब्रुश। अब यहां से देखो इन दोनों के बीच में घर्षण है, इसके ऊपर अंतर ये और डिपेंड करता है। अब ये होगी बात आगे ब्रुश के दबाव पर। दूसरा जो 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 कारक प्रभावित होता है इसका, कि ब्रुश संपर्क प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। दूसरा होता है कि ब्रुश के ऊपर दबाव कितना होता है। दबाव कौन लगाएगा, इसके पीछे स्प्रिंग होती है, देखो यहां से स्प्रिंग होती है इसके पीछे ऐसे ऐसे, और ये ब्रुश लीड अलग होती है। ये स्प्रिंग का दबाव होता है, स्प्रिंग इसके ऊपर दबाव लगाएगी। जैसे यहाँ भी स्प्रिंग होती है इसके बीच में,
ये स्प्रिंग के ऊपर दबाव लगाएगी, तो फिर क्या होगा कि ये स्प्रिंग इसके ऊपर दबाव लगाएगी, दबाव पर डिपेंड करता है। तो दूसरा ब्रुश संपर्क प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जब ब्रुश पर दबाव का मान अधिक होगा तो घटेगा, और ब्रुश पर दबाव का मान कम होगा तो बढ़ेगा। तो दूसरा लिख सकते हैं, ये ब्रुश संपर्क प्रतिरोध कब घटेगा, कब बढ़ेगा? ब्रुश पर दबाव कम होने पर। ठीक है, ब्रुश पर दबाव, ये लिख दो, ब्रुश पर दबाव कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ब्रुश पर दबाव बढ़ेगा तो ये घटेगा। ब्रुश दबाव बढ़ेगा, ये दो बातें आ गई। अब तीसरी बात देखो, और कहां डिपेंड करता है? ब्रुश की चौड़ाई पर। तीन बातें बताऊंगा आपको, परीक्षा में काफी बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ब्रुश संपर्क प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है आपको। ठीक है ना, सारे ब्रुश के संबंधित ऐसी कोई बातें नहीं छोड़ेंगे कि आपके समझ से बाहर हो, या आपके दिमाग से बाहर हो, या आपको समझ में नहीं आई हो। उनकी कंप्लीट वर्गीकरण कर लेंगे आज, और सारे सॉल्यूशन कर लेंगे, आपकी कंफ्यूज दूर कर लेंगे आज। जितने आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट, जो कंफ्यूज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे क्लियर कर लेंगे आज। तो होगी बात, अब तीसरा डिपेंड कहां करता है कि ब्रुश संपर्क प्रतिरोध ब्रुश की चौड़ाई पर। अब आप लोगों को पता होगा, देखो यहां से यदि मैं आपको बताऊं कि ये ब्रुश लगाया, एक तो ब्रुश ये लगाया, तो इसकी चौड़ाई मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक चौड़ाई इसकी ये है, ये मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है। अब आपको पता होगा जितना एरिया अधिक होगा कम्यूटेटर के साथ, ब्रुश का जितना एरिया अधिक होगा, तो जितना एरिया अधिक होगा वहां प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और जितना एरिया कम होगा वहां प्रतिरोध घटेगा। तो इसका मतलब कि ब्रुश की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। तो कब कि ब्रुश की चौड़ाई, ब्रुश संपर्क प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है कि कब बढ़ेगा? जब ब्रुश की चौड़ाई बढ़ेगी तो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध बढ़ेगा, और घटेगा कब? देखो ये घटेगा कि ब्रुश की चौड़ाई घटेगी, ब्रुश की चौड़ाई घटेगी तो ये घटेगा, ब्रुश की चौड़ाई बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। तो ब्रुश की चौड़ाई पर भी डिपेंड करता है ब्रुश संपर्क प्रतिरोध। अब ब्रुश संपर्क प्रतिरोध ये है कि इनके बीच में एयर गैप का मान कब भाई अपने कितना होना चाहिए? तो जितना एयर गैप, ब्रुश संपर्क प्रतिरोध का मान सबका अलग अलग होता है। मैं आपको प्रत्येक ब्रुश का लिखवाऊंगा कि कार्बन का इतना होता है, मेटल ग्रेफाइट का इतना होता है, और तांबा कार्बन का इतना होता है, सबका लिखवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि इन दोनों के बीच में एयर गैप का मान कितना होना चाहिए, नोट करके लिख लो एयर गैप का मान। ब्रुश देखिए नहीं, ये ब्रुश और यहां से ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच एयर गैप का मान 1.5 mm से अधिकतम 2 mm। ठीक है ना, ये सारा अधिकतम है, अधिकतम 2 mm। न्यूनतम कितना भी कर लो, इससे अधिक जाएगा तो क्या होगा? कम्यूटेटर वोल्टेज जरूर बनाए, कम्यूटेटर पे वोल्टेज जरूर आएंगे, धारा का मान जरूर आएगा, लेकिन ब्रुश के पास न तो वोल्टेज पहुंचेगा। जो एयर गैप का मान बढ़ेगा, स्पार्किंग का मान बढ़ सकता है। एक तो होगी स्पार्किंग बढ़ेगी, ब्रुश का खराब हो जाएगा, कम्यूटेटर की सतह खराब हो जाएगी, और ज्यादा यदि एयर गैप होगा तो वोल्टेज मिलना, ईएमएफ मिलना मुश्किल हो जाएगी, ईएमएफ नहीं मिलेगा, धारा नहीं मिलेगी, मशीन नहीं चलेगी, और मशीन अपना प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देगी। एक बात आती है आगे, और देखते हैं कि और छोटी छोटी बातें बहुत ही अपने दो दिमाग में घर करके रखी। एक ब्रुश छोटा चैप्टर नहीं है कि ब्रुश से एक छोटी सी बात कर लेते हैं, सब समझ आ जाता है। ब्रुश ही मशीन पर सबसे अधिक प्रभावी होता है कि ब्रुश टूट गया तो ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ब्रुश को पढ़ना अनिवार्य है, ब्रुश के प्रति आपके मन में कंफ्यूजन उसको दूर करना अनिवार्य है। और सारे प्रश्न जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं सब के सब परीक्षा में आ चुके हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि परीक्षा में नहीं। आप कंपटीशन एग्जाम के पेपर को खोल के देखोगे तो आपको सब ब्रुश से संबंधित सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो अपने इस चैनल की विशेषता यही तो है क्या कि कंपटीशन पेपर के एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम के जो भी पेपर होंगे उन सभी पेपरों को सामने रखकर नोट्स बने जाते हैं, फिर सभी का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर किया जाता है। बाद में आप देखते हो कि कोई पेपर क्लियर करवा रहा है, कोई पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा है, क्यों ना उस पेपर की पूरी थ्योरी पढ़ लें, उस टॉपिक की पूरी थ्योरी पढ़ लें कि आपको पेपर क्लियर करने में जोर नहीं आई, पेपर पढ़ने में जोर नहीं आई, पेपर का आंसर देने में जोर नहीं आई। तो इसलिए अपन यहाँ थ्योरी को पढ़ रहे हैं, नहीं कि किसी पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो एक पेपर का एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 5-5 आंसर निकल के आते हैं, तो काफी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए थ्योरी को पढ़ो, पेपर को बाद में सोल्व करो। अब आगे और क्या देखते हैं कि ब्रुश पर स्प्रिंग का दबाव कितना होना चाहिए। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि ब्रुश का दबाव कितना होना चाहिए। वैसे दोस्तों सब ब्रुशों का अलग अलग होता है। आमतौर पर अधिकतर कौन से ब्रुश प्रयोग करते हैं? आमतौर पर करते हैं कार्बन के। तो आपको कार्बन के बताऊं, फिर लास्ट में आपको सबके बताऊंगा मैं। तो कार्बन ब्रुश का दबाव कितना होता है, किसके बताऊंगा? कार्बन का।
कार्बन ब्रुश पर स्प्रिंग का दबाव, देखो 0.22 केजी से 0.27 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.22 से केजी से ये 0.22 से या फिर 0.27 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब ब्रुश होगा, देखो आपको बताऊं कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब ब्रुश होगा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का जब ब्रुश होगा, उस ब्रुश पर कितना दबाव रखेंगे, 0.2, मतलब कि 0.22 केजी का मतलब कि 220 ग्राम, और 0.27 का 270 ग्राम। 220 ग्राम से 270 ग्राम 1 वर्ग सेंटीमीटर का ब्रुश होगा तो उस पर रखा जाएगा। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के ब्रुश पर स्प्रिंग का दबाव कितना होना चाहिए, तो आप ये मत कर देना कि सर आपने ये कार्बन के ब्रुश का 0.22 से 0.27 बताया था, नहीं, मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बताया है। 5 का होगा तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, 8 का होगा तो इसको 8 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए कि इसने आपके थोड़ा क्वेश्चन को जाने के लिए इंच की जगह सेंटीमीटर की जगह क्या दे दिया, इंच दे दिया कि 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कि ब्रुश के ऊपर कितना दबाव होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, उस इंच का सेंटीमीटर बनाएंगे, सेंटीमीटर बना के फिर उसको उतने से गुणा करेंगे। तो मैंने आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बताया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो ब्रुश होगा उसके ऊपर 0.22 से 0.27 केजी दबाव होगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कार्बन ब्रुश का, और बाकी सब ब्रुशों का अलग अलग बताएंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों, गौर से देखना, जब ये ब्रुश यहां पर चलेगा, ये कम्यूटेटर चलेगा, ब्रुश स्थिर है और कम्यूटेटर घूम रहा है, दोनों के बीच में घर्षण होगा, तो कार्बन ब्रुश है, कार्बन घिसेगा तो क्या होगा, किसी सतह पर कार्बन जम जाएगा, किसकी, कम्यूटेटर की सतह पर कार्बन जम जाएगा। तो उसको साफ कैसे करेंगे, तो काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन भी आ गया कि कम्यूटेटर को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नोट के रूप में एक और लगा लो बीच में कि कम्यूटेटर को साफ करने के लिए सीटीसी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, और सीटीसी आप लोग जानते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये द्रव पदार्थ होता है। ठीक है ना, सीटीसी जानते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, एक तो ये आता है, फिर नहीं एल्कोहल का भी प्रयोग कर देते हैं, एल्कोहल का भी प्रयोग करते हैं। दो बातें आ गया, तो एल्कोहल का करो, नहीं तो अधिकतर देखा जाए तो सीटीसी का ही प्रयोग किया जाता है। तो परीक्षा में सीटीसी आता है कि कम्यूटेटर को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है, तो कौन सा आएगा, सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आएगा। ये तो थे आपकी ब्रुश की बात, कि ब्रुश के मुख्य सभी ब्रुशों की जो मेन जो विशेषता थी, जो जानकारी थी, वो आपको बताई। अब देखते हैं स्पेशली इंडिविजुअली कि ब्रुश कितने प्रकार के होते हैं, उन ब्रुशों के प्रकार देखते हैं, प्रत्येक प्रकार की विशेषता देखते हैं, प्रत्येक ब्रुश की विशेषता देखते हैं, और प्रत्येक ब्रुश के बारे में उसका दबाव कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, उसके धारा घनत्व कितना होगा, ये देख लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ ब्रुश, मशीनों में कौन कौन सी ब्रुश कहां प्रयोग करेंगे, मैं आपको गौर से बताऊंगा, आराम से देखना कि सारी बातें बताऊंगा। टाइप्स ऑफ ब्रुश, ये देखो आप, तो टाइप्स ऑफ ब्रुश, ब्रुश के प्रकार, ब्रुश दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक मशीनों में अपने अपने जगह अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि सारे लगभग, हाँ वैसे देखा जाए तो 70 से 80% या 80 से 90% तो कार्बन के होते हैं, लेकिन विशेष मशीनों की देखा जाए तो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ब्रुश का नाम, देखो सबसे पहले ब्रुश कौन सा आता है, नरम ग्रेफाइट, नरम ग्रेफाइट आता है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट ग्रेफाइट, ये आता है पहला ब्रुश। अब उसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको विशेषता क्या होती है, देखो ये, देखो वैसे तो ग्रेफाइट दो होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है, तो ये कृत्रिम ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं, एक तो याद रखना, ये ब्रुश कृत्रिम ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। कृत्रिम ग्रेफाइट से क्यों, क्योंकि प्राकृतिक ग्रेफाइट जो ब्रुश आता है वो अशुद्ध आती है, उसमें रेजिस्टेंस आता है और अशुद्ध आती है, तो कृत्रिम ग्रेफाइट में शुद्ध ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अब इनका प्रयोग कहां करते हैं, देखो याद रखना बात कि अधिक क्षमता की मशीनों में ग्रेफाइट के ब्रुश प्रयोग किए जाते हैं, जहां कार्बन तो नॉर्मल मशीनें आते हैं, हम आपको पता है कार्बन के ब्रुश कहां पर नॉर्मल मशीनों में करते हैं। अधिक क्षमता की मशीनों में नरम इवन ओनली सिर्फ ग्रेफाइट के ब्रुश प्रयोग करते हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा अलग अलग मेटल ग्रेफाइट कहां होगा। ठीक है, एक तो ये आता है। दूसरा जो अपन आमतौर पर प्रयोग करते हैं कौन सा ब्रुश, कार्बन ब्रुश, कार्बन या इसको कार्बन ग्रेफाइट भी बोलते हैं, याद रखना बात, कार्बन।
अब देखो उसके बाद नंबर आता है कार्बन या कार्बन ग्रेफाइट के ब्रश आते हैं। लगभग मतलब कि कार्बन ब्रश होते हैं। अब कार्बन ब्रश का अधिकतर प्रयोग क्यों करते हैं, देखो वो बात आती है, वो तो देखेंगे। देखो उससे पहले कार्बन ब्रश की इसकी विशेषता क्या है, देखो ये इसकी कठोरता उच्च होती है। क्या लिखेंगे, कठोरता, इनकी कठोरता उच्च होती है, यांत्रिक शक्ति उच्च होती है। उसके बाद और इस कार्बन या कार्बन ग्रेफाइट ब्रश का एक अलग विशेषता देखो कि इसका अधिकतर प्रयोग क्यों करते हैं, 90% इसी का प्रयोग क्यों करते हैं। इसके प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है, लिख लो, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक का मतलब बताता हूं, ऋणात्मक क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसका मतलब कि कार्बन ब्रश को गर्म करेंगे उसका प्रतिरोध घटेगा, कार्बन ब्रश ठंडा होगा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। और आपको पता है कि जब कार्बन ब्रश यहां से देखो, मैं आपको बताऊं फिर एक चित्र बना के, कि जब ये कम्यूटेटर लगाते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश लगाते हैं, देखो यहां से ये आप लोगों ने कम्यूटेटर लगाया, ठीक है ना, और कम्यूटेटर के ऊपर आपने ये कार्बन ब्रश लगा दिया, ऐसे ये आपने कम्यूटेटर बनाया। और जैसे कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, और सेगमेंट पर आप कार्बन ब्रश चलाओगे। देखो ये कार्बन ब्रश है और ये कार्बन ब्रश यहां से देखो, ये आयताकार मैंने आपको बताया था। ये क्या है, ये पिगटेल है। ये क्या है, स्प्रिंग का दबाव रहेगा इसके ऊपर, ऐसे ये स्प्रिंग का दबाव है। उसके बाद में यहां से एयर गैप है। अब कार्बन, ये कम्यूटेटर घूमेगा, जैसे कम्यूटेटर से घूमेगा, कार्बन ब्रश स्थिर है, ये स्थिर रहेगा ब्रश, तो फिर दोनों के बीच में घर्षण होगा तो कार्बन ब्रश गर्म होगा। गर्म होगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। इसका मतलब इसकी विशेषता उल्टी होती है, मतलब धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है और तापमान घटने से घटता है। लेकिन धातु में देखा जाए तो कार्बन का प्रतिरोध ऋणात्मक होता है, कि वो गर्म होगा तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसलिए इसकी ये अधिकतर प्रयोग कहते हैं। ये एक चिकनी धातु होती है, खुद घिस जाता है, सामने वाले को घिसने नहीं देता है, एक इसकी बड़ी विशेषता ये आती है। उसके बाद में ये और एक सस्ते मिलते हैं। इनका जीवन काल देखा जाए तो अलग, मतलब कि इनका जीवन काल लंबा होता है। सस्ते होते हैं, उनके जीवन काल भी थोड़ा उच्च होता है, अधिकतर होता है, और ये अधिकतर ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद में नंबर अलग ये अगला आता है कार्बन ग्रेफाइट, मतलब इलेक्ट्रोग्रेफाइट। इलेक्ट्रोग्रेफाइट, अब इलेक्ट्रोग्रेफाइट की विशेषता सुन लो, मैं आपको फिर बताता हूँ। इलेक्ट्रोग्रेफाइट की विशेषता होती है कि इनका धारा घनत्व उच्च होता है, ठीक है ना, इनका धारा घनत्व बाकी सभी ब्रशों से उच्च होता है। दृढ़ता निम्न होती है, इनकी कठोरता निम्न होती है, विशिष्ट प्रतिरोध निम्न होता है। ये इनकी विशेषताएं कौन सी की, इलेक्ट्रोग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफ मतलब कि विद्युत ग्रेफाइट जो ब्रश होता है उसकी विशेषताएं हैं, इसका धारा घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम, मतलब कि जहां विशेषता होती है मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग क्या करते हैं। इसकी दृढ़ता निम्न होती है, कठोरता निम्न होती है, विशिष्ट प्रतिरोध निम्न होता है, और इसका प्रयोग अधिकतर नहीं किया जाता क्योंकि ये अधिक धारा की मशीनों में प्रयोग किया जाता है। जहां धारा की मान सबसे अधिक हो वहां करते हैं, और अधिक धारा की मशीनें बहुत कम होती हैं तो ये बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। ये तो थी। अब लास्ट में बच गया कि मेटल ग्रेफाइट, एक बच गया मेटल ग्रेफाइट, मेटल ग्रेफाइट, ये और बच गया। इसको और बारे में और देखते हैं। देखो मेटल ग्रेफाइट, मेटल में धातु, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के साथ धातु को मिलाकर बनाया जाता है। धातु कौन सी होती है, अधिकतर देखा जाए तो 90% तांबा ही प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं तांबा ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं इसको, किसको, कॉपर ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं इसको, कॉपर ग्रेफाइट। धातु ग्रेफाइट तो ही क्योंकि अधिकतर तांबा ही प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं, अधिकतर इसमें देखा जाए तो 10 से 95% तांबा प्रयोग करते हैं, इसलिए ये अधिकतर मेटल ब्रश ही बोले जाते हैं, ठीक है ना। ग्रेफाइट होता है तो दोस्तों दो बातें आ गई आपके पास कि 10 से 95% तांबा होता है तो इसकी धारा क्षमता और उच्च होती है, धारा क्षमता अधिक होती है। दूसरी यांत्रिक शक्ति उच्च होती है, क्योंकि तांबे का प्रयोग कर दिया, यांत्रिक शक्ति उच्च होती है। तो इसका प्रयोग कहां करते हैं, देखो इसका प्रयोग करते हैं अधिक धारा की मशीन और कम वोल्टेज की मशीन। जहां वोल्टेज का मान कम हो
और धारा का मान उच्च हो। सबसे काफी बार क्वेश्चन आएगा इसका कि ग्रेफाइट ब्रुश कहाँ प्रयोग करते हैं। मेटल ग्रेफाइट मान लो या फिर ग्रेफाइट मान लो, मेटल ग्रेफाइट के ब्रुश का प्रयोग कहाँ करते हैं? उच्च धारा और निम्न वोल्टेज की मशीनों में। अब आपको बताऊंगा कौन कौन सी। उच्च धारा निम्न वोल्टेज की मशीन, बैटरी चार्जर जनरेटर सेट, और तीसरा ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरेटर सेट। इसका प्रयोग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरेटर सेट, बैटरी चार्जिंग जनरेटर सेट, और दूसरा आता है कि उच्च धारा व निम्न वोल्टेज की मशीनों में प्रयोग करते हैं। जैसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, वहां धारा का मान उच्च होता है और वोल्टेज का मान कम होता है। एक आता है कि वेल्डिंग जनरेटर सेट में किस प्रकार के ब्रुश प्रयोग किए जाते हैं। वेल्डिंग जनरेटर, जहां वेल्डिंग का मान, वेल्डिंग में क्योंकि वोल्टेज का मान तो निम्न होता है और धारा का मान अधिकतम होता है, इसलिए वहां भी इसका प्रयोग करते हैं। ये तो थी बात आपकी इसकी इन बुरसों की बात। अब देखते हैं कि बुरसों के पढ़ने के बाद में इन बुरसों की छोटी विशेषताएं, धारा घनत्व, वोल्टेज ड्रॉप, बुरसों का प्रकार, उन पर दबाव का मान कितना कितना होता है, ये और देख लें। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात बच गई कि किस प्रकार के बुरस में धारा घनत्व का मान कितना होगा, संपर्क प्रतिरोध कितना होगा, दबाव का मान कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में अधिकतम धारा घनत्व का मान 9 से 9.5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रुश, जैसे ये ब्रुश लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल, तो ये कितनी धारा सहन करेगा? 9 एम्पियर से 9.5 एम्पियर धारा सहन करने वाला होगा। उसके बाद में इसका ब्रुश संपर्क प्रतिरोध का मान है नहीं। दबाव कितना होगा इसके ऊपर, देखो किसके ऊपर, ये ब्रुश मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का है, ग्रेफाइट का ब्रुश है ये ब्रुश, तो इसके ऊपर दबाव कितना होगा? ये स्प्रिंग का दबाव होगा कि 0.12 kg पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ब्रुश होगा ये, इसकी साइज कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी साइज होगी, इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये 0.12 मतलब 120 ग्राम का इसके ऊपर दबाव रहेगा, तो सही तरीके से काम करेगा। उसके बाद में कार्बन ब्रुश की बात करते हैं। देखो सबसे कम धारा घनत्व कार्बन ब्रुश का होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कार्बन ब्रुश के धारा घनत्व का मान 5.5 से 6.5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। याद रखना बात। इसमें ब्रुश संपर्क प्रतिरोध का मान 0.00062 आता है कि दोनों के बीच का प्रतिरोध कितना होगा। दबाव का मान 0.22 से 0.27 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और 2 वोल्टेज का अधिकतम। तो याद रखना बात कि कार्बन ब्रुश का ब्रुश संपर्क प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप, जहां वोल्टेज ड्रॉप होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रुश का वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 वोल्ट पर 1 सेंटीमीटर का। यदि दोनों के मिला के ये 2 ब्रुश लगते हैं। फिर उसके बाद में यदि इसका वोल्टेज का यदि 1 सेंटीमीटर से दबाव बढ़ गया तो उसका वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ जाएगा। फिर इलेक्ट्रोग्रेफाइट का 8.5 से 9 और इसका ब्रुश संपर्क प्रतिरोध, ये दबाव रहेगा 0.22, इसका मतलब कि 220 ग्राम, ये 270 ग्राम तक, और ये 120 ग्राम तक, ठीक है ना। और ये इसका वोल्ट में आता है। उसके बाद आता है देखो इसमें वोल्टेज ड्रॉप इतना होगा 1.7 से 1.8, दोनों ब्रुशों को मिलाकर है। मेटल ग्रेफाइट का ये होगा 15 से 16, इसलिए कहते हैं अधिक धारा की जहां क्षमता की मशीन होती हैं वहां इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ग्रेफाइट की ब्रुश तो लगभग आता है कि अपने तो ये बहुत ज्यादा अधिक मशीन है, मतलब अधिक पावर की मशीन, अधिक क्षमता की मशीन ये होते हैं, अधिक धारा कम वोल्टेज की मशीन होते हैं, वहां इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका ब्रुश संपर्क प्रतिरोध भी कम है, ठीक है ना। और इसके दबाव का मान भी इनसे भी कम है कि 0.15 मतलब 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रुश पर होता है, और 150 से 180 ग्राम के लगभग होता है। और वोल्टेज ड्रॉप भी मान लें कि सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप इसका होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम किसका? मेटल ग्रेफाइट का। सबसे अधिक धारा घनत्व किसका? मतलब धारा घनत्व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ब्रुश इतने एम्पीयर की धारा सहन कर लेगा, तो सबसे कम इसका होता है। इसलिए नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यही सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। और यदि अधिक क्षमता की मशीनें देखा जाए तो 9.5 ही होता है, अधिक धारा की मशीन देखी जाती होता है। और ग्रेफाइट भी ये होता है कि मीडियम साइज की अधिक धारा की मशीनों में। तो ये तो था इनका रेशियो, जो कि काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। इन्हीं पैटर्न के आधार पर ही है। एक सबसे बड़ी बात और बच गई कि ब्रुश की धारा वहन क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ब्रुश की धारा वहन क्षमता ये किन किन बातों पर निर्भर करती है? ये ब्रुश के संचालन के आधार पर करती है, ब्रुश के तापमान के आधार पर करती है। उच्च ताप होगा, ठीक है ना, यदि धारा घनत्व उच्च होगा, इसका धारा घनत्व उच्च होगा, याद रखना बात, और इसका तापमान उच्च होगा तो इसका कार्यकाल घट जाएगा। तो इसलिए इनका कार्यकाल कम होता है, इनका कार्यकाल अधिक होता है। याद रखना बात कि धारा घनत्व का मान जिनका उच्च होगा उसका कार्यकाल कम होता है, और धारा घनत्व का मान जिनका निम्न होता है उसका कार्यकाल अधिक होता है। तो सबसे अधिक कार्यकाल किसका?
कार्बन के ब्रुश का कार्यकाल सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये तो थे आपके ब्रुश की एक डिटेल। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस न्यू पैटर्न के आधार पर कंप्लीट रूप से अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।